वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन लिमिट्स ऑफ सीक्वेंसेस। नया मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं जिसमें हम फाइनली लिमिट्स डिफाइन करेंगे, लिमिट्स ऑफ सीक्वेंसेस डिफाइन करेंगे और उनके अराउंड बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। आज के लेक्चर में हम सीक्वेंसेस के बारे में बात करेंगे कि सीक्वेंस का मतलब क्या है और कुछ जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स उससे एसोसिएटेड हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने बात करी डिफिशिएंसी इन रैशनल्स की, तो उसमें भी जो सबसे पहली बात हुई थी वो थी अलजेब्राइक डिफिशिएंसी। इन पर्टिकुलर दिस इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व्ड इन रैशनल्स। फिर हमने थोड़ा सा ज़्यादा सटल बात करी कि एक अजीब सी डेफिशिएंसी है रैशनल्स में जिसको हमने एनालिटिक डेफिशिएंसी का नाम दिया। कुछ ऐसे सबसेट्स हैं रैशनल्स के जिनका अपर बाउंड होता है पर कोई लीस्ट अपर बाउंड नहीं होता। उसको फिक्स करने पर जो ऑब्जेक्ट बनता है या उसको फिक्स करने के लिए जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं वो है रियल नंबर्स। बहुत विस्तार से इस पर बात हुई। फिर हमने कुछ शब्द सीखे, सुप्रीमम, इन्फिमम, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी और फिर फाइनली डेंस सेट्स हमने डिस्कस किए। तो मैं कुछ डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ किसी भी डेफिनेशन या किसी भी कॉन्सेप्ट के, ये सब मैं मान के चल रहा हूँ आपको पता है। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। सो फाइनली द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सीरीज, सीक्वेंस। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ हम सीख चुके हैं और उसमें जो सीक्वेंस की डेफिनेशन हमने सीखी थी वही डेफिनेशन है सीक्वेंस की। पर फिर भी ज़रूरी है कि यहाँ पे हम जल्दबाजी ना करें। ब्रीफली इस स्लाइड में हम सीक्वेंस क्या होता है प्रॉपरली डिफाइन करेंगे। तो जो इनफॉर्मल बात है, पहले थोड़ा सा इनफॉर्मल डिस्कशन। तो जैसे मैं ऐसी कोई चीज़ लिख दूँ 1, फिर 1/2, फिर 1/3 एंड सो ऑन, तो ये एक सीक्वेंस है रियल नंबर्स का, इनफैक्ट रैशनल नंबर्स का, राइट। मोर जनरली अगर एक्स कोई सा भी सेट है, मान लेते हैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर दिया है, कोई एब्स्ट्रैक्ट सेट, ज़रूरी नहीं सेट ऑफ नंबर्स, कुछ भी हो सकता है ये सेट। सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो सकता है, सेट ऑफ ऑल दी पॉसिबल हाइपर क्यूब्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूँ x1, x2, x3 डॉट डॉट डॉट, जिसमें x1, x2, x3 क्या है, वो पॉइंट्स हैं इस सेट के। x1 इज़ अ पॉइंट इन द सेट, x2 इज़ अ पॉइंट इन द सेट, x3 इज़ अ पॉइंट इन द सेट। और ऐसा हम कुछ नहीं कह रहे हैं कि ये डिस्टिंक्ट हैं, ये सेम भी हो सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये भी एक सीक्वेंस है और नोट यहाँ पे हम डॉट 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 लगा रहे हैं। तो जब भी हम सीक्वेंस की बात करेंगे वो हमेशा इनफाइनाइट लिस्ट होगी। सीक्वेंस से हमारा मतलब होगा इनफाइनाइट सीक्वेंस, हम फाइनाइट सीक्वेंसेस की बात नहीं करेंगे, ओके। तो कोई भी सेट एक्स हो उसमें हम सीक्वेंस की बात कर सकते हैं, कुछ नहीं है, इट्स जस्ट एन इनफाइनाइट लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट एक्स। और ये एक लिस्ट है, दिस इज नॉट अ सेट, राइट, दिस इज अ लिस्ट। फर्स्ट टाइम पर क्या एलिमेंट है, सेकंड टाइम पर क्या एलिमेंट है, थर्ड टाइम पर क्या एलिमेंट है, ये सारी चीज़ें, ये डेटा हमारे पास है। एक सीक्वेंस हमें ये डेटा देता है। और मैं ये टाइम शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, ये भी इनफॉर्मली मैं बोल रहा हूँ। ये जो नंबर्स लिखे हैं 1, 2, 3, इनको हम टाइम के तरीके से सोच सकते हैं कि फर्स्ट टाइम इंस्टेंट पर ये एलिमेंट हमारे सामने था, सेकेंड टाइम इंस्टेंट पर ये था एंड सो ऑन, राइट। या फिर इसको आप पोजीशन की तरह सोच सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे एंड सो ऑन। तो ये तो इनफॉर्मली हम जब सीक्वेंस, या क्या बोला जाए, व्यावहारिक रूप से सीक्वेंस जब हम बोलते हैं तो हमारा मतलब यही होता है, इनफाइनाइट लिस्ट। पर इसके साथ एक छोटी सी समस्या है, समस्या नहीं है पर फिर भी बात यह है कि दिस इज़ इनफॉर्मल, क्योंकि दिस इज़ नॉट इन द लैंग्वेज ऑफ सेट्स एंड फंक्शंस, दिस इज़ नॉट प्रिसाइज। ये प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है पर फिर भी बहुत क्लियर है। कई बार क्या होता है, इम्प्रिसाइज डेफिनेशंस क्लियर भी नहीं होती हैं कि बोला क्या जा रहा है। जैसे इस तरह की बात होती है कि इन्फिनिट्सिमल माने वो नंबर जो पॉजिटिव है पर किसी भी पॉजिटिव नंबर से छोटा है, तो वो तो एकदम ही बेकार की बात है। दिस इज़ नॉट प्रिसाइज इन अ वेरी टेक्निकल सेंस, पर फिर भी इट्स क्लियर कि क्या बोला जा रहा है। लेट्स मेक इट प्रिसाइज, और प्रिसाइज से मतलब फॉर्मुलेटेड इन द लैंग्वेज ऑफ सेट्स एंड फंक्शंस। तो सेट्स और फंक्शंस की लैंग्वेज में अगर इसको बोलना हो तो लेट मी राइट डाउन फॉर्मल डिस्कशन।
So X be any set. A sequence in X is a function from the naturals into the set X. ओके ये प्रिसाइज डेफिनेशन है, पर ये क्लियर नहीं हो रहा कि ये जो डेफिनेशन है और ये जो इनफॉर्मल आइडिया है, इंट्यूटिव आइडिया है सीक्वेंस का, उसमें रिश्ता क्या है। ये तो लग रहा है कुछ और ही कोई चीज़ बता दी। नहीं, अगर हमारे पास ये डेटा है तो हम ऐसा डेटा क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये फंक्शन, किसी ने कोई सा भी फंक्शन दे दिया, जिसे जिसे फॉर्मली हम सीक्वेंस बोल रहे हैं, ये मिलते ही हम इस तरह की एक लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जस्ट कंसिडर दीज नंबर्स f1, f2, f3 एंड सो ऑन। ओके, इसको हम x1 बोल सकते हैं अगर चाहें तो। वी कैन कॉल दिस x1, वी कैन कॉल दिस x2 एंड सो ऑन। तो अगर ये ऐसा कुछ डेटा दिया है तो हम एक इन्फिनिट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कि पहला एलिमेंट इज something from x, second element is something from x, third element is something from x and so on. ओके, कन्वर्सली अगर इस तरह का डेटा दिया है तो हम ऐसा एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, राइट अगर हमें ये लिस्ट दी हुई है, वी कैन जस्ट डिफाइन अ फंक्शन, वी कैन जस्ट डिफाइन अ फंक्शन which maps n to xn for all n. तो बहुत क्लियर है इस फॉर्मल पिक्चर पर जाना फ्रॉम दिस इनफॉर्मल पिक्चर, इट्स वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, अब भले ही ये फॉर्मल डेफिनेशन है, ऐसा नहीं है कि जब भी हम सीक्वेंस की बात करेंगे तो हम उसे सोचेंगे ऐसे या लिखेंगे भी ऐसे, हम लिखेंगे ऐसे ही। एक बार जब हमने ये प्रिसाइज बना दिया इस बात को कि सीक्वेंस से ये मतलब होता है और कैसे, और कहने का मतलब जब हम ये लिखते हैं या रादर जब हम ये लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है, जब ये एक बार हमने फॉर्मली बोल दिया तो ये एक फॉर्मल ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। ये बोलने के बाद कि इसका मतलब वास्तव में ये है, वेयर f1 इज़ x1, f2 इज़ x2 एंड सो ऑन, तो अब ये एक फॉर्मल चीज़ हो गई। तो हम ऐसे डिनोट करेंगे सीक्वेंसेस को, राइट, दैट्स ओके। और यहाँ से फिर एक और बात, नोटेशन, कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस दिया है तो हम उसको ऐसे भी लिखेंगे। बहुत फ्रीक्वेंटली हम ये यूज़ करेंगे। xn लिखा, फिर एक पेरेंथेसिस बनाया और फिर सबस्क्रिप्ट में ये चीज़ लिखती। तो ये जो चीज़ है, दिस जस्ट मीन्स दिस लिस्ट x1, x2, x3 एंड सो ऑन, या तो ये लिस्ट की तरह सोच लें या फिर वो फंक्शन जो n को xn पर ले जाता हो, एक ही बात है। दिस जस्ट डिनोट्स एग्जैक्टली दैट थिंग, ये कोई अलग से चीज़ नहीं है। दिस इज जस्ट अ फंक्शन फ्रॉम naturals to x where the natural number n goes to xn. This is just a compact way of writing this infinite list. Okay? कई बार टेक्स्ट बुक्स में ये दिख जाता है लिखा हुआ, बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में ये नोटेशन यूज होती है। आई डिसएग्री विद दिस नोटेशन, दिस इज अ बैड नोटेशन। इसी बात को, या ये जो चीज़ यहाँ लिखी है, ये जो चीज़ है, इसी को इस तरह से टेक्स्ट बुक्स में लिखते हैं, नहीं लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिस इज लुकिंग लाइक अ सेट। ये जब मैं लिख रहा हूं, दिस इज लुकिंग लाइक दिस सेट, पर ये जो सीक्वेंस है ये एक सेट नहीं है। दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ द सेट एक्स, दिस इज अ सबसेट ऑफ द सेट एक्स, दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ द सेट एक्स। तो ये नोटेशन कंफ्यूजिंग है, ऑल्दो बहुत कॉमन है पर कंफ्यूजिंग है, तो मैं यही नोटेशन यूज़ करूँगा। और फाइनली एक बात और, कि कई बार ये जो सेट है n, इसके बजाय हम होल नंबर्स यूज़ करना चाहते हैं। तो जो हमारा टाइम है, यूजुअली टाइम 1 से हम शुरू करेंगे, पर कभी कभी हम 0 से भी शुरू करना चाहेंगे, तो इसको भी हम सीक्वेंस की तरह ही रिगार्ड करेंगे। मतलब ऐसा कोई फंक्शन दिया हो, उसको भी हम सीक्वेंस ही बोलेंगे। ये भी सीक्वेंस है और उसके करस्पॉन्डिंग जो इन्फिनिट लिस्ट वाली नोटेशन है वो ये हो जाएगी। इनफैक्ट ये भी एक सीक्वेंस ही है। अगर इसकी बात करें, ऐसा कोई फंक्शन दिया हो, इसको भी सीक्वेंस बोल सकते हैं, पर ये बाय इन्फिनिट सीक्वेंस है। दीज आर कॉल्ड बाय इन्फिनिट सीक्वेंसेस। शायद हम इनकी बात इस लेक्चर सीरीज में नहीं करेंगे, पर मैं बस बता दे रहा हूँ।
और क्लियर होना चाहिए क्यों इनको बाय इन्फिनिट सीक्वेंसेस बोला गया है, क्योंकि ऐसा कोई डेटा दिया हो तो हम उसको सोच सकते हैं एज this by infinite list, two-way list, sorry, what am I writing, x minus 3, x minus 2 and so on, dot dot dot, right? इस तरह से हम सोच सकते हैं, पर शायद इस लेक्चर सीरीज में हम इसकी बात नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगेन जस्ट चेक आउट द टाइप नोट्स, ये जो सारी डेफिनेशंस हैं सब प्रॉपरली लिखी हुई हैं नोट्स में, सो आई विल जस्ट मेंशन चेक आउट द टाइप नोट्स। टेलीग्राम पे अवेलेबल है, जब कंप्लीट हो जाएंगे नोट्स तो मैं कोई और तरीके से अवेलेबल करा दूंगा, फिलहाल वो टेलीग्राम पे है। ऑल राइट, सो लेट्स प्रोसीड। सो कुछ एग्जाम्पल्स, कांस्टेंट सीक्वेंस, तो कोई भी सेट एक्स दिया हो और उसमें कोई एक एलिमेंट हमने फिक्स कर लिया, फिगर बना ही देता हूँ, दिस इज आवर सेट एक्स और उसमें कोई एक एलिमेंट लिटिल एक्स है, तो वी कैन डिफाइन अ सीक्वेंस, वी कैन डिफाइन what is this function, it takes little n to x for all n, this is a sequence। इसको लिस्ट वाली नोटेशन में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। वो अलग बात है, ये देख के बड़ा अजीब लग रहा है, तो बेहतर है ऐसे ही लिखें, या फिर ये फंक्शन ही लिख दें, ठीक है। तो दिस इज सच अ थिंग इज कॉल्ड अ कांस्टेंट सीक्वेंस, क्योंकि वो एक ही वैल्यू ले रहा है हमेशा। ओके, सो कांस्टेंट सीक्वेंस आर बोरिंग, नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, बट दे एग्जिस्ट, दे आर यूबिक्विटस। ऑल राइट, पर हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट सीक्वेंसेस है जिनकी हम बात करेंगे इस लेक्चर सीरीज में, वो है रियल सीक्वेंसेस। तो रियल सीक्वेंस का क्या मतलब होता है, वो सीक्वेंसेस जहाँ पे ये जो सेट एक्स है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है। फॉर एग्जाम्पल ये, तो ए एन इज डिफाइंड एज एन फॉर ऑल एन, एन की जगह में भी एक्स एन लिख देता हूँ, मैं अभी तक एक्स यूज़ कर रहा था तो अभी भी एक्स ही लिख देता हूँ। सो सपोज एक्स एन इज डिफाइंड एज एन फॉर ऑल एन, सो दिस इज अ रियल सीक्वेंस। पिछले स्लाइड में भी मुझे डिफाइन कर देना चाहिए था रियल सीक्वेंस, बट एनीवे, सो रियल सीक्वेंस से मतलब वही है कि द सेट एक्स इज, व्हेन द सेट एक्स इज रियल देन वी कॉल इट अ रियल सीक्वेंस, क्लियरली दिस इज अ रियल सीक्वेंस। और इसको विजुअलाइज करने का एक तरीका है, कोई भी रियल सीक्वेंस हो, वन वे टू विजुअलाइज इट इज द फॉलोइंग। हम क्या करें, वी मेक द एक्स एक्सिस, वी मेक द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम केवल जो नेचुरल नंबर्स हैं उनकी बात करेंगे, बाकी बीच में कुछ है नहीं, मान लें मतलब है पर उसको हम डिसरिगार्ड करेंगे, राइट। और बस क्या किया कि जस्ट प्लॉट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑन द नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल जो नेचुरल नंबर 1 है उस पर व्हाट इज एफ ऑफ 1, या रादर व्हाट इज x1, जब मैं f बोल रहा हूँ तो आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ इट एज अ फंक्शन, सो मे बी दैट इज राइट। सो जस्ट थिंक ऑफ दिस एज अ फंक्शन। ये जो दी हुई है चीज़ उसको हम अगर फंक्शन वाली भाषा में लिखें तो ये लिखा हुआ है, और बस इसका हम ग्राफ बना रहे हैं। 1 पे फंक्शन की वैल्यू है 1, 2 पे फंक्शन की वैल्यू है 2, 3 पे फंक्शन की वैल्यू है 3 एंड सो ऑन। तो ये एक शॉट में हमें दिख जाता है कि किस सीक्वेंस की बात हो रही है। ऑब्वियसली ग्राफ्स आर लिमिटेड, कितना ही आप ड्रॉ कर लोगे, पूरा डेटा तो ग्राफ में कैप्चर किया ही नहीं जा सकता। हो सकता है इसके बाद वो फ्लैट हो जाए, ये देख के हम थोड़ी बता सकते हैं कि इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, पर हम गैस मार सकते हैं। सो दिस इज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज नॉट अ फॉर्मल थिंग, पर ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उससे बात समझ में आती है। ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रियल सीक्वेंस। मोर एग्जाम्पल्स, अगेन मैं एक्सन लिख देता हूँ। तो इस बार एक्स एन इज डिफाइंड एज -1 टू द पावर n फॉर ऑल n। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ कॉन्स्टेंट सीक्वेंस, पर ये केवल 2 डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है। तो व्हाट इज द वैल्यू फॉर n इक्वल्स 1, n इक्वल्स 1 पे वैल्यू है -1, फिर वैल्यू हो जाएगी 1, फिर -1, फिर 1, और इसको शायद ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस भी बोलते हैं। तो आई मीन इट्स नेचुरल टर्मिनोलॉजी, नाम है बस, कोई बहुत विशेष बात नहीं है।
इसका ग्राफ कैसा दिखता है? ऐसा। तो 1 पे वैल्यू है, एक्चुअली मैंने गड़बड़ कर दी है, 1 पे वैल्यू 1 नहीं है, तो आई इरेज दिस, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो 1 पे वैल्यू है -1, 2 पे वैल्यू है 1, फिर -1, फिर 1। और यहाँ पे नोट कि जो x एक्सिस पे स्केल है और जो y एक्सिस पे स्केल है वो अलग है, वो हमने अलग बनाई है। x एक्सिस में जो 1 यूनिट का मतलब जो लेंथ करस्पॉन्ड्स टू 1 यूनिट है वो बहुत छोटी है, y एक्सिस में जो लेंथ करस्पॉन्डिंग टू 1 यूनिट है वो बहुत बड़ी है। और ये बहुत आमतौर पर आएगा जब हम सीक्वेंसेस को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, तो ये होना ही है। अगर उसको इक्वल स्केल का करना चाहेंगे एक्स और वाई एक्सिस को, तो कभी प्लॉट ही नहीं होगा, ज़्यादातर सीक्वेंसेस आप प्लॉट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो वेरी सिंपल एग्जाम्पल। और फाइनली दिस इज़ ऑल्सो अ नाइस एग्जाम्पल, इसका भी कुछ नाम होता है, मैं भूल गया हूँ। सो एक्स एन इज़ 1/n फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n, और अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो 1 पे वैल्यू 1 है, फिर हाफ है, फिर 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का इसका कर्व आ रहा है। कुछ कॉन्सेप्ट्स और देख लेते हैं जो रियल सीक्वेंसेस से एसोसिएटेड हैं, बार बार यूज़ होगा उनका। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई रियल सीक्वेंस है, अगेन इस बात का मतलब क्या है, जब मैंने ये लिखा तो इसका मतलब बस ये है कि x1 इज़ अ रियल नंबर, x2 इज़ अ रियल नंबर, x3 इज़ अ रियल नंबर एंड सो ऑन। और ऐसे हर एक n के लिए एक रियल नंबर xn हमारे पास है, बेसिकली बस यही बात है। ठीक है, तो इसको हम बाउंडेड कब बोलते हैं? वी से दिस इज़ अ बाउंडेड सीक्वेंस, दिस इज़ एन अपर बाउंडेड सीक्वेंस if there is some real number m, रियल बोले नेचुरल बोले फ़र्क नहीं पड़ता, सम रियल नंबर m सच दैट, b लिख देता हूँ, देर इज सम रियल नंबर b सच दैट दिस हैपन्स। ओके, तो ये हमने अपर बाउंडेड सीक्वेंस डिफाइन कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि हर एलिमेंट सीक्वेंस में जो हर नंबर दिखाई पड़ रहा है वो एक किसी फिक्स्ड नंबर से बड़ा नहीं है। बहुत नेचुरल डेफिनेशन। इनमें से कौन से सीक्वेंसेस अपर बाउंडेड हैं? ये तो रियल सीक्वेंस ही नहीं है, तो इस पे बात ही नहीं कर सकते। दिस इज नॉट अपर बाउंडेड, नॉट बाउंडेड अबव। क्या ये अपर बाउंडेड है? क्लियरली है, 1 इज एन अपर बाउंड। तो ग्राफ से ये भी दिखती है, ये सारी चीज़ें भी दिखती हैं। अपर बाउंडेड को अगर ग्राफ के टर्म्स में सोचें तो देर इज अ लाइन जिसको क्रॉस नहीं कर रहा है सीक्वेंस कभी भी, राइट। अगेन ग्राफ्स आर इनफॉर्मल ऑब्जेक्ट्स बट ग्रेट। इनफॉर्मल क्या मतलब, ठीक है, इस चीज़ बात को फॉर्मल भी बनाया जा सकता है, पर समझ में तो आ ही रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है 1, y=1 वाली लाइन, इसके नीचे ही रहेंगे सारे पॉइंट्स इस प्लॉट के, तो ये एक अपर बाउंडेड सीक्वेंस है, सो दिस इज बाउंडेड अबव। इसके बारे में क्या क्या ये बाउंडेड अबव है? क्लियरली है, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके नीचे ही सब कुछ है। अगर फॉर्मली बोलना हो तो xn इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल n, ईजिली चेक कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो बाउंडेड अबव। सिमिलरली यू कैन डिफाइन लोअर बाउंडेड सीक्वेंस, वो मैं लिखूंगा नहीं, आप खुद करेंगे। तो अगेन ये तो रियल सीक्वेंस ही नहीं है, तो वो तो है ही नहीं हमारे डिस्कशन में। ये क्या लोअर बाउंडेड है? हाँ है, क्योंकि ये जो लाइन है इसके ऊपर ही सब कुछ है। इनफैक्ट ये जो लाइन है इसके ऊपर ही सब कुछ है, तो ये लोअर बाउंडेड है, सो दिस इज लोअर बाउंडेड। ये भी लोअर बाउंडेड है और ये भी है। ये बाउंडेड बिलो लोअर बाउंडेड एक ही बात होती है, तो अपर बाउंडेड बोलें या बाउंडेड अबव एक ही बात है, मैं वो चीज़ नहीं लिख रहा हूँ। ओके, और फाइनली बाउंडेड, तो अपर बाउंडेड बता दिया, लोअर बाउंडेड बता दिया, बाउंडेड से क्या मतलब? बाउंडेड माने
बोथ अपर एंड लोअर बाउंडेड। ये बातें हम इस तरह की कर चुके हैं पिछले मॉड्यूल में। तो दिस इज नॉट अ बाउंडेड सीक्वेंस, दिस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस एंड दिस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। ओके, तो ये एक सेट ऑफ डेफिनेशंस हैं हमारे पास। ऑल राइट, मोनोटोन सीक्वेंसेस की बात कर लेते हैं। सो सपोज हमारे पास कोई सीक्वेंस है, रियल सीक्वेंस। सो वी से this is monotonically increasing या this is increasing, एक ही बात है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग एक ही बात होता है। इंक्रीजिंग if this happens for all n। बात क्लियर है क्यों इसको इंक्रीजिंग बोल रहे हैं। और नोट यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिखा है, लेस देन नहीं लिखा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। अगर लेस देन लिखा होता तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाता। इंक्रीजिंग माने कि इक्वालिटी इज अलाउड। सो कांस्टेंट सीक्वेंसेस, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट रियल सीक्वेंसेस आर इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस। व्हाट अबाउट दिस? दिस इज क्लियरली इंक्रीजिंग। मेरे पास कलर्स ही नहीं है। This is increasing, this is not increasing, and this is also not increasing, राइट। ये तो इनफैक्ट घट रही हैं चीज़ें यहाँ पे। तो जैसे इंक्रीजिंग सीक्वेंस है वैसे ही डिक्रीजिंग डिफाइन कर सकते हैं। ये इंक्रीजिंग है, इनफैक्ट ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और ये डिक्रीजिंग नहीं है। सॉरी, हाँ, ये डिक्रीजिंग नहीं है। सो नॉट डिक्रीजिंग, और ये भी नॉट डिक्रीजिंग, और ये डिक्रीजिंग है, राइट। और एक और टर्म यूज होता है मोनोटोनिक सीक्वेंस। सो मोनोटोनिक माने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ऐसी चीज़ को मोनोटोनिक सीक्वेंस बोलते हैं। तो ये भी एक सेट ऑफ डेफिनेशंस हो गई। ओके, और दिस इज़ मोनोटोनिक क्योंकि ये इंक्रीजिंग है। दिस इज़ नॉट मोनोटोनिक क्योंकि ना ये इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। और ये वाला मोनोटोनिक है क्योंकि ये डिक्रीजिंग है। बहुत सिंपल डेफिनेशंस हैं और बहुत नेचुरल डेफिनेशंस हैं। ओके, ऑल राइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन वेरी नाइस एग्जाम्पल, हार्मोनिक नंबर्स। इट्स जस्ट अ डेफिनेशन। हार्मोनिक नंबर्स क्या होते हैं? सो डिफाइन xn as, या hn लिखूंगा, hn as the sum of the reciprocals of first n natural numbers. So the sequence hn with n going from 1 to infinity is called, hn is called the nth harmonic number, and this will be referred to as the harmonic sequence. अब मुझे नहीं पता ये नाम कहाँ से आया, इसको हार्मोनिक नंबर क्यों बोलते हैं, मैंने जानने की कोशिश भी नहीं करी। ज़रूर कोई रीज़न होगा। और दिस सीक्वेंस विल बी कॉल्ड द हार्मोनिक सीक्वेंस। एक्चुअली इसको हार्मोनिक सीरीज़ बोला जाता है फॉर सम रीज़न, वो बाद में देखेंगे। तो ठीक है, मैं वो सब कर ही नहीं रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस आ गया। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, क्लियरली इंक्रीजिंग है। सो दिस इज क्लियरली एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन फैक्ट, ठीक है। Interestingly, this is not bounded above. That is what I want to discuss. The sequence of these numbers is not bounded above. Obvious नहीं है। जो इंक्रीमेंट्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। हमारे पास h1 है, h1 इज़ 1, h2 इज़ 1 + 1/2, तो इंक्रीमेंट हुआ हाफ का।
H1 वॉज 1, 1 में हाफ जोड़ा गया तो H2 मिल गया। H3 में 1/3 जोड़ेंगे तो सॉरी H2 में 1/3 जोड़ेंगे, क्या लिख रहा हूँ, तो हमें H3 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। तो जो इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं, जो सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं, वो तो कम होते जा रहे हैं, पर उसके बावजूद ये एक अनबाउंडेड चीज़ है। शुरू शुरू में ऐसी चीज़ शायद अजीब लग सकती है, पर कोई बहुत रहस्य की बात नहीं है। इवन दो प्रूविंग दिस रिक्वायर्स सम इंटरेस्टिंग आइडिया, एकदम ऑब्वियस बात नहीं है। सो मैं प्रूफ समझा देता हूँ, आप चाहें तो फॉर्मली लिख सकते हैं। सो लेट मी राइट H16, या लेट्स से H8 से स्टार्ट करते हैं। H8 इज वॉट, 1 + ½ प्लस दिस विल बी वन ग्रुपिंग, एंड ग्रुपिंग से क्या मतलब मैं बता दूंगा। तो हमने क्या किया, ये तो H8 है बाय डेफिनेशन, हमने ये ग्रुप बना लिया, ये 4 चीज़ों का, इन 2 चीज़ों का, और इसको कह लें ये अकेला ग्रुप है, और ये एक हेडेक वाली चीज़ें बैठी हुई है। और दिस इज़ द नाइस ऑब्जर्वेशन कि अगर इन चारों को देखें, सो दिस इज एटलीस्ट, दिस इज गोइंग टू बी एटलीस्ट 4 × 1/8। क्यों ऐसा हुआ, हैं ये 4 चीज़ें और चारों ही एटलीस्ट 1/8 हैं। दिस इज द स्मॉलेस्ट गाय अमंग दीज 4। तो ये जो सम है वो इससे तो बड़ा ही है, इनफैक्ट स्ट्रिक्टली बड़ा है, पर ठीक है, मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दिया। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/8, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/8, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/8, एंड सो फॉर दिस, एंड देयरफॉर वी गेट दैट। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी सेम बात, बट यहाँ पे हम बोलेंगे दिस इज ग्रेटर देन 2 × 1/4, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 1/4, एंड दिस इज जस्ट सिंपली 1/2, 1/2 इज एटलीस्ट 1/2, और ये ठीक है, ये पड़ा हुआ है। पॉइंट इज ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, और ये भी हाफ है, राइट। सो दिस इज, ऑल दीज 3 नंबर्स आर हाफ्स। ये तो हाफ है ही सही। सिमिलरली अगर H16 के लिए करना है, ये चीज़ तो पूरी पूरी है ही, एक और ग्रुप हमारे पास आ जाएगा 8 एलिमेंट का। ओके, एंड सेम स्टोरी, दिस इज एटलीस्ट 1/16 × 8। दिस इज द स्मॉलेस्ट गाय इन ऑल ऑफ दीज। टोटल मिला के 8 चीज़ें हैं, तो ये एटलीस्ट इतना तो है ही। ये तो जो पहले लिखा था वही का वही, और फिर वही बात, ये भी हाफ है, ये सब के सब हाफ है। तो जो H8 है वो एटलीस्ट है 1 + 3/2। 1 तो है ही अलग से, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ विच इज़ 3/2। H16 क्या है, दैट इज़ 1, एटलीस्ट 1 + ½ × 4, यानी कि हाफ इंटू 1 + 2। द पॉइंट इज़ कि पावर्स ऑफ 2 अगर देखेंगे, H8, H16, H32, हम ये देख पाएंगे कि I mean, by this reasoning, you can easily show that H2⁴m is at least 1 + m/2. Exactly यही हुआ है। Okay? So that shows कि this is an unbounded sequence. This is a proof of the unboundedness of the harmonic numbers. All right? So interesting example. फाइनली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास 2 सीक्वेंसेस दिए हैं, 2 रियल सीक्वेंसेस, तो हम उन्हें जोड़ सकते हैं और उन्हें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो उनका जो सम है, द सम इज डिफाइंड एज, हम डिफाइन कर रहे हैं a new sequence like this, right? और उनका जो प्रोडक्ट है वो कैसे डिफाइंड है, नेचुरली इज डिफाइंड एज दिस सीक्वेंस। पर रिकॉल, अगर सेट्स एंड फंक्शंस ठीक से पढ़ा है,
रिकॉल क्या होता है जब हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं फ्रॉम एनी सेट एक्स, लेट मी नॉट से एक्स, लेट मी से मे बी सेट ए, या ए भी अच्छा नहीं है, चलो एक्स ही लिख लो. सो सपोज हमारे पास दो फंक्शंस हैं फ्रॉम द सेम सेट एक्स टू आर एंड अनदर गाय फ्रॉम एक्स टू आर. तो मेरे कहने का मतलब कि जो डोमेन है एफ और जी की दोनों सेम है. तो ऐसे अगर हमारे पास दो फंक्शंस आ गए तो हम उन्हें जोड़ सकते हैं. हम कैसे डिफाइन कैसे करते थे इनका सम? जब फंक्शंस की बात करते हैं, हाउ डू वी डिफाइन देयर सम? एफ प्लस जी इज अनदर फंक्शन अगेन फ्रॉम एक्स टू आर. व्हाट इज द डेफिनेशन? इट टेक्स लिटिल एक्स टू एफ एक्स प्लस जी एक्स. ये डेफिनेशन होती है सम की. उसी तरीके से प्रोडक्ट की होती है. दिस इज कॉल्ड द पॉइंट वाइज सम ऑफ एफ एंड जी. तो ये जो डेफिनेशन है ये एक्चुअली कोई नई डेफिनेशन नहीं है, वो इसी डेफिनेशन का एक इंस्टेंस है. कैसे? अगर हम एक्सन को एक फंक्शन की तरह सोचेंगे, जो सीक्वेंस है, इसको अगर हम ऐसे सोचें एज अ फंक्शन एफ विच टेक्स लिटिल एन टू एक्सन, और सिमिलरली वाई एन को भी एक फंक्शन की तरह सोचें, तो एफ प्लस जी अगर इस पिक्चर में देखते, जो जनरल पिक्चर है, उसमें एफ प्लस जी क्या आता? वो एक फंक्शन होता फ्रॉम नेचुरल्स टू रियल्स, जो कि n को कहाँ भेज रहा होता? एफ ऑफ n प्लस जी ऑफ n. पर वो है क्या? दिस इज एग्जैक्टली एक्स एन प्लस वाई एन. तो एफ और जी का जो सम है वो एक सीक्वेंस है. सीक्वेंस है क्योंकि इट्स अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल्स टू रियल्स, सो इट्स अ रियल सीक्वेंस जो n पे ये वैल्यू ले रहा है. पर एग्जैक्टली वही चीज़ तो ये लिखी हुई है. तो ये कोई नई डेफिनेशन नहीं है, पर फिर भी. Okay, so I hope this whole discussion was clear. All right, so with that, I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.